हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल लो शिक्षा हिंदी में। और आज हम पढ़ेंगे बीएनएसएस की धारा 183। धारा 183 के अंतर्गत संस्वीकृति नोट की जाती है और इसके अलावा कथन नोट किए जाते हैं न्यायालय के अंतर्गत। आज हम जानेंगे कि किसी बलात्कार संघ से संबंधित या छेड़छाड़ से संबंधित या एसिड अटैक से संबंधित किसी पीड़िता का बयान न्यायालय में क्यों अंकित कराया जाता है और क्या इसके अलावा अन्य किसी अपराध को बयान भी न्यायालय में अंकित कराया जा सकता है या नहीं कराया जा सकता। और यह भी जानेंगे कि संस्वीकृति किस प्रकार से नोट की जाती है। संस्वीकृति के बारे में मैंने पहले भी धारा 181 के अंतर्गत बताया है कि संस्वीकृति होती है किसी अपराध को अभियुक्त द्वारा स्वीकार करना। अब संस्वीकृति के अलावा इसमें अन्य कथनों के बारे में और बीएनएसएस में सीआरपीसी की तुलना में क्या कुछ नया प्रावधान किया गया है, इसको भी जानेंगे। तो आइए समझते हैं धारा 183 को विस्तार पूर्वक। धारा 183 संस्वीकृतियों और कथनों को अभिलिखित करना। इसके अंतर्गत यह है संस्वीकृति और कथनों को अभिलिखित करना। इसका क्लॉज 1 क्या कहता है? जिले का कोई मजिस्ट्रेट जिसमें किसी अपराध के किए जाने के बारे में सूचना रजिस्ट्रीकृत की गई है। इसका मतलब हो गया कौन से जिले का मजिस्ट्रेट? उस जिले का मजिस्ट्रेट जिसमें सूचना रजिस्ट्रीकृत की गई है। तो एफआईआर जिस जिले में पंजीकृत हुई है उसका कोई भी मजिस्ट्रेट, चाहे उससे मामले में अधिकारिता प्राप्त हो या न हो। इसका मतलब यह है कि वो उस अपराध पर संज्ञान लेने के लिए सशक्त हो या न हो, लेकिन वो संस्वीकृति नोट कर सकता है। इस अध्याय के अधीन या तत्समय प्रवर्तित किसी अन्य विधि के अधीन किसी अन्वेषण के दौरान या तत्पश्चात, किसके दौरान? अन्वेषण के दौरान या तत्पश्चात, किंतु जांच या विचारण प्रारंभ होने के पूर्व, जांच और विचारण प्रारंभ न हुआ हो, उससे पूर्व भी संस्वीकृति और कथन इस धारा के अंतर्गत नोट किए जा सकते हैं। किसी समय उसके द्वारा की गई किसी संस्वीकृति या कथन को अभिलिखित कर सकता है। तो कौन कर सकता है? कि जिले का कोई भी मजिस्ट्रेट कर सकता है। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें पहले। और क्या प्रावधान किए गए इसके अंतर्गत? परंतु इस उपधारा के अधीन की गई कोई संस्वीकृति या कथन अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के अधिवक्ता की उपस्थिति में श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से भी अभिलिखित किया जा सकेगा। तो जो अभियुक्त है वो अपने अपराध को स्वीकार कर रहा है, संस्वीकृति कर रहा है, तो उसके अधिवक्ता की उपस्थिति में उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जा सकती है। और क्या प्रावधान है? परंतु यह और कि किसी पुलिस अधिकारी द्वारा जिससे तत्समय प्रवर्तित किसी विधि के अधीन मजिस्ट्रेट की कोई शक्ति प्रदत्त की गई है, कोई संस्वीकृति अभिलिखित नहीं की जाएगी। इसका मतलब यह है कि अगर किसी पुलिस अधिकारी को मजिस्ट्रेट की शक्ति प्राप्त है, जैसे कि कमिश्नर साहब को मजिस्ट्रेट की शक्ति प्राप्त होती है, लेकिन वो पुलिस अधिकारी, इस कारण से वो संस्वीकृति नोट नहीं कर सकते हैं। और इसमें एक केस लो आया था, वो अभी मैं आगे बताऊंगा, जिसमें ये दिशा निर्देश दिए गए थे कि जो चौकीदार होता है उसे पुलिस अधिकारी नहीं माना गया है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और क्या प्रावधान है? ये 2 केस लो है, इनको देखेंगे। केस लो है गरुआ नायक बनाम स्टेट ऑफ उड़ीसा 2014। इसमें ग्राम रक्षी अधिनियम के अंतर्गत ग्राम रक्षी को पुलिस अधिकारी नहीं माना गया है। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में चौकीदार होते हैं उसी प्रकार से ये ग्राम रक्षी होते हैं उड़ीसा के अंतर्गत, तो उसको क्या नहीं माना गया है? पुलिस अधिकारी नहीं माना गया है। तो उसके समक्ष कोई संस्वीकृति की जा सकती है। संस्वीकृति 2 प्रकार की होती है, एक न्यायिक संस्वीकृति जो न्यायालय के अंदर की जाती है मजिस्ट्रेट के समक्ष, और दूसरी होती है न्यायकेतर संस्वीकृति, वो किसी भी व्यक्ति के समक्ष न्यायालय से बाहर जो की जाती है, तो वो न्यायकेतर संस्वीकृति इससे की जा सकती है। दूसरा केस हुआ है स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश बनाम दयाराम हेमराज 2007 का मामला है ये। इसमें उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि संस्वीकृति प्रश्न उत्तर में अभिलिखित नहीं की जाएगी। जो पुलिस अधिकारी विवेचना के दौरान बयान नोट करते हैं उन बयानों पर प्रश्न उत्तर किए जा सकते हैं, परंतु धारा 183 के अंतर्गत जो संस्वीकृति होती है वो प्रश्न उत्तर में नहीं नोट की जा सकती है।
तो ये उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया था स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के केस लॉ में। इसमें आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। इसकी उपधारा सेकंड क्या कहती है? मजिस्ट्रेट किसी ऐसी संस्वीकृति को अभिलिखित करने के पूर्व उस व्यक्ति को जो संस्वीकृति कर रहा है वह समझाएगा कि वह ऐसी संस्वीकृति करने के लिए आबद्ध नहीं है, और यदि वह ऐसा करता है तो यह उसके विरुद्ध साक्ष्य में उपयोग में लाई जा सकती है। तो इसमें दो बात आई कि एक तो वो आबद्ध नहीं है, दूसरा आया कि उसके विरुद्ध उपयोग में लाई जा सकती है। और मजिस्ट्रेट कोई ऐसी संस्वीकृति तब तक अभिलिखित न करेगा जब तक कि उसे करने वाले व्यक्ति से प्रश्न करने पर उसके पास यह विश्वास करने का कारण न हो कि यह स्वेच्छा से की जा रही है। पहले मजिस्ट्रेट उससे ऐसे प्रश्न करके यह विश्वास कर लेंगे कि अभियुक्त जो संस्वीकृति कर रहा है वो स्वेच्छा से कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है उसमें कोई दबाव हो या कोई व्यक्ति उसे वचन द्वारा या उत्पीड़न द्वारा संस्वीकृति करा रहा हो। तो ऐसा विश्वास कर लेंगे कि वो अभियुक्त स्वेच्छा से संस्वीकृति कर रहा है। उपधारा 3 कहती है संस्वीकृति अभिलिखित किए जाने से पूर्व यदि मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होने वाला व्यक्ति यह कथन करता है कि यह संस्वीकृति करने के लिए इच्छुक नहीं है तो मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति के पुलिस की अभिरक्षा में निरोध को प्राधिकृत नहीं करेगा। इसका मतलब यह है कि अगर कोई पुलिस अधिकारी उसे लेकर के मजिस्ट्रेट के समक्ष आया है और वो ये कहता है कि ये अभियुक्त संस्वीकृति करना चाहता है और वो अभियुक्त मजिस्ट्रेट के समक्ष आकर के मना कर देता है कि मैं संस्वीकृति नहीं कर रहा हूं, तो उसका निरोध पुलिस को मजिस्ट्रेट नहीं देंगे। ऐसा प्रावधान उपधारा 3 में किया गया है। और समझेंगे क्या प्रावधान है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। इसकी उपधारा 4 कहती है ऐसी संस्वीकृति किसी अभियुक्त व्यक्ति की परीक्षा को अभिलिखित करने के लिए धारा 316 में उपबंधित रीति से अभिलिखित की जाएगी और संस्वीकृति करने वाले व्यक्ति द्वारा उस पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और मजिस्ट्रेट ऐसे अभिलेख के नीचे निम्नलिखित भाग का यह ज्ञापन लिखेगा। तो धारा 316 के अंतर्गत है अभियुक्त की परीक्षा का अभिलेख। 316 कौन सी? बीएनएसएस की। तो अभियुक्त की जो परीक्षा का अभिलेख तैयार किया जाता है वो 316 में किया जाता है। तो ऐसा अभिलेख तैयार करेंगे और एक ज्ञापन लिखेंगे। जो ज्ञापन क्या है वो अभी देखेंगे हम। ये वो ज्ञापन है जो मजिस्ट्रेट उसकी संस्वीकृति लिखने से पूर्व लिखेंगे। मैंने, और इसमें नाम किसका? अभियुक्त का। मैंने अभियुक्त जिसका जो भी है को यह समझा दिया है कि वह संस्वीकृति करने के लिए आबद्ध नहीं है। संस्वीकृति करने के लिए क्या नहीं है? आबद्ध नहीं है। और यदि वह ऐसा करता है तो कोई संस्वीकृति जो वह करेगा उसके विरुद्ध साक्ष्य में उपयोग में लाई जा सकती है। और मुझे विश्वास है कि यह संस्वीकृति स्वेच्छा से की गई है, यह मेरी उपस्थिति में और मेरे सुनते हुए लिखी गई है और जिस व्यक्ति ने यह संस्वीकृति की है उसे यह पढ़कर सुना दी गई है और उसने उसका सही होना स्वीकार किया है और उसके द्वारा किए गए कथन का पूरा और सही वृत्तांत इसमें है। तो इस तरह का यह ज्ञापन मजिस्ट्रेट लिखेंगे और उस पर अपने हस्ताक्षर भी करेंगे नीचे। और क्या प्रावधान है इसके अंतर्गत अभी जानेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप एक बार। उपधारा 5 कहती है उपधारा 1 के अधीन किया गया संस्वीकृति से भिन्न कोई कथन साक्ष्य में अभिलिखित करने के लिए इसमें इसके पश्चात उपबंधित ऐसी रीति से अभिलिखित किया जाएगा जो मजिस्ट्रेट की राय में मामले की परिस्थितियों में सर्वाधिक उपयुक्त हो तथा मजिस्ट्रेट को उस व्यक्ति को शपथ दिलाने की शक्ति होगी जिसका कथन इस प्रकार अभिलिखित किया जाता है। तो अब तक तो हमने उपधारा 4 तक पढ़ा था संस्वीकृति के बारे में, लेकिन अब पढ़ रहे हैं हम कथन के बारे में। क्यों? क्योंकि मजिस्ट्रेट एक तो संस्वीकृति नोट करते हैं और कथन करते हैं। कथन किस किस का नोट करते हैं? विवेचना के दौरान कोई बलात्संग से संबंधित या छेड़छाड़ से संबंधित या एसिड अटैक से संबंधित कोई पीड़िता है तो जो 164 के बयान हुआ करते थे कलमबद्ध बयान, वो है बयान 183 के अंतर्गत है। सीआरपीसी में प्रावधान किसमें था? धारा 164 में। लेकिन अब किसके अंतर्गत हो गया है? 183 बीएनएसएस में। तो जो बयान नोट करते हैं ऐसे बयान वो ऐसी परिस्थितियों में सर्वाधिक जो उपयुक्त हो उन बयानों को मजिस्ट्रेट नोट करेंगे। और क्या प्रावधान है अब हम जानेंगे उपधारा 6 के अंतर्गत। उपधारा 6 में ये सबसे पहले ये देखेंगे, ये है हमारा का क्लॉज।
भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 यहां से लेकर के और 71 तक ये बलात्कार संघ से संबंधित धाराएं हैं बीएनएस के अंतर्गत। और धारा 54 से लेकर के ये धाराएं हमारी छेड़छाड़ से संबंधित है बीएनएस के अंतर्गत। धारा 124 है एसिड अटैक से संबंधित। इनके अधीन दंडनीय मामलों में मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति का जिसके विरुद्ध उपधारा 5 में विनिर्दिष्ट रीति में ऐसा अपराध किया गया है कथन जैसे ही अपराध का किया जाना पुलिस की जानकारी में लाया जाता है अभिलिखित करेगा। जब पुलिस को यह जानकारी मिल जाती है कि किसी महिला के साथ में बलात्कार हुआ है या छेड़छाड़ हुई है या एसिड अटैक से कोई हमला हुआ है तो उसको तत्काल कहां पे ले जाया जाता है? पहले तो मेडिकल के लिए ले जाया जाता है 24 घंटे के अंदर, लेकिन उसको बयान और हेतु भी न्यायालय में ले जाया जाता है। प्रावधान किसमें है? 183 के 6 उपधारा में। परंतु ऐसा कथन जहां तक साध्य हो महिला मजिस्ट्रेट द्वारा और उसकी अनुपस्थिति में पुरुष मजिस्ट्रेट द्वारा महिला की उपस्थिति में अभिलिखित किया जा सकेगा। इसका मतलब यह हो गया कि या तो वो महिला मजिस्ट्रेट द्वारा ही अभिलिखित किया जाएगा, परंतु महिला मजिस्ट्रेट अगर उपस्थित नहीं है तो पुरुष मजिस्ट्रेट उस पीड़िता का बयान नोट कर सकते हैं, परंतु किसी महिला की उपस्थिति में नोट कर सकते हैं। ऐसा प्रावधान इस परंतु के अंतर्गत किया गया है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बताता हूं उसमें। परंतु यह और कि ऐसे अपराधों से संबंधित मामलों में जो 10 वर्ष या उससे अधिक के कारावास से या आजीवन कारावास या मृत्यु दंड से दंडनीय है, मजिस्ट्रेट पुलिस अधिकारी द्वारा उसके समक्ष लाए गए साक्ष्य के कथन को अभिलिखित कर सकेगा। ये एक नया प्रावधान बीएनएसएस के अंतर्गत किया गया है। अब इसमें क्या है कि अब तक तो सीआरपीसी के अंतर्गत 164 में वो बयान नोट किए जाते थे जो केवल बलात्कार या छेड़छाड़ या एसिड अटैक से संबंधित मामले हुआ करते थे, तो उनमें ही बयान नोट किए जाते थे। परंतु अब क्या किया गया? अब इसमें नई व्यवस्था की गई है कि 10 वर्ष कारावास या उससे ऊपर का कोई भी अपराध है उसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इस कलमबद्ध बयान अंकित करा सकता है न्यायालय में जाकर के किसी भी साक्षी के। ये नया प्रावधान किया गया है, तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले ले इसका भी आप। परंतु यह भी कि यदि कथन करने वाला व्यक्ति अस्थायी या स्थायी रूप से मानसिक या शारीरिक रूप से दिव्यांग है तो मजिस्ट्रेट कथन अभिलिखित करने में किसी दुभाषीय या विशेष शिक्षक की सहायता लेगा। इसका मतलब यह है कि अगर कोई शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से दिव्यांग है तो विशेष शिक्षक जो उसकी भाषा को समझ सके और या किसी दुभाषीय का, जैसे कि अगर कोई भी गूंगा बहरा है या इस तरह का कोई व्यक्ति है और उसके साथ कोई अपराध हो जाता है और उसके बयान कराए जाते हैं मजिस्ट्रेट के समक्ष, तो वो व्यक्ति बताएगा तो हो सकता है मजिस्ट्रेट उसकी लिपि को और उसके हाव भाव को न समझ पाए, तो एक विशेष शिक्षक की आवश्यकता होगी या किसी दुभाषी की आवश्यकता होगी जो ये बता सके कि ये पीड़ित ये बात बता रहा है, इसलिए उसकी आवश्यकता होगी। उसकी सहायता भी मजिस्ट्रेट ऐसे बयान करते समय ले सकते हैं। और क्या कर सकते हैं इसके अंतर्गत? इसका स्क्रीनशॉट ले लें एक बार। परंतु यह भी कि यदि कथन करने वाला व्यक्ति अस्थायी या स्थायी रूप से मानसिक या शारीरिक रूप से दिव्यांग है तो किसी दुभाषीय या विशेष शिक्षक की सहायता से उस व्यक्ति द्वारा किए गए कथन श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों अधिमानतः मोबाइल फोन के माध्यम से अभिलिखित किया जाएगा। तो इसके क्या वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। अगर कोई इस तरह का दिव्यांग व्यक्ति है तो उसके कथनों की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। और क्या व्यवस्था की गई है? इसका खाकलॉज कहता है कि ऐसे किसी व्यक्ति के जो अस्थायी या स्थायी रूप से मानसिक या शारीरिक रूप से दिव्यांग है तो खंड का के अधीन अभिलिखित कथन को भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 142 में यथा निर्दिष्ट मुख्य परीक्षा के स्थान पर यह कथन समझा जाएगा और ऐसा कथन करने वाले की विचारण के समय उसको अभिलिखित करने की आवश्यकता के बिना ऐसे कथन पर परीक्षा की जा सकेगी। तो सबसे पहले क्या होता है, न्यायालय के अंतर्गत किसी साक्षी की मुख्य परीक्षा होती है और मुख्य परीक्षा होने के बाद उसकी प्रत परीक्षा होती है। अगर किसी दिव्यांग की वीडियोग्राफी बयानों की कराई गई है तो उसको मुख्य परीक्षा समझा जाएगा, उसका डायरेक्ट ही प्रत परीक्षा की जा सकेगी, उसका चीफ लिखवाने की आवश्यकता नहीं होगी अगर वीडियोग्राफी कराई गई है तो।
इसकी उपधारा 7 क्या कहती है? इस धारा के अधीन किसी संस्वीकृति या कथन को अभिलिखित करने वाला मजिस्ट्रेट उसे उस मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा जिसके द्वारा मामले की जांच या विचारण किया जाना है। तो जिस मजिस्ट्रेट द्वारा ऐसे कथनों को नोट किया गया है, अंकित किया गया है, वो उस विचारण मजिस्ट्रेट के समक्ष उन बयानों के भेज देंगे जहां पर उसका विचारण होना है, या उस अपराध के लिए जो भी संज्ञान लेने के लिए सशक्त मजिस्ट्रेट है उसके पास उन बयानों को भेज देंगे। तो आज हमने धारा 183 के अंतर्गत क्या क्या समझा? एक तो हमने ये समझा संस्वीकृति किस प्रकार से नोट की जाती है, दूसरा समझा कि बलात्संग, छेड़छाड़ या एसिड अटैक से संबंधित जो पीड़िता है उसके कथन किस प्रकार से अंकित किए जाते हैं और कौन उन कथनों को अंकित कर सकता है। तीसरा हमने ये समझा इसमें नया प्रावधान किया गया है, 10 वर्ष से ऊपर के अपराध में कोई भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर किसी भी साक्षी के बयान ऐसे नोट करा सकते हैं जिस प्रकार से पूर्व में 164 में किसी पीड़िता के बयान बलात्संग से संबंधित या छेड़छाड़ से संबंधित या एसिड अटैक से संबंधित के कराए जाते थे, उस प्रकार से 10 वर्ष से ऊपर के अपराध में कराए जा सकते हैं। और जो शारीरिक या मानसिक रूप से दिव्यांग व्यक्ति है उसके कथन किस प्रकार से अंकित किए जाएंगे उसकी प्रक्रिया को समझा। तो ये थी हमारी धारा 183 जो सीआरपीसी के अंतर्गत धारा 164 हुआ करती थी। अगर आपको धारा समझ में आई हो और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।